ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने बताया कि इंडक्टर में करंट किस प्रकार से राइज करता है, कैसे बढ़ता है, उसके सारे टर्म एंड कंडीशन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब टाइम जीरो टू इनफाइनाइट हो उस बीच में ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था। जब किसी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट जैसे इंडक्टर या कैपेसिटर के एनर्जी के लेवल में हम चेंजिंग करते हैं तो उस कंडीशन में उस एलिमेंट्स का क्या बिहेव होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। इस ट्रांजिएंट कंडीशन में मैंने आपको कल के लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया थी कि करंट किस प्रकार से एक्सपोनेंशियली राइज करती है और टाइम कांस्टेंट को भी अच्छे तरीके से डिफाइन किया। बस आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ उसी इंडक्टर सर्किट में करंट किस प्रकार से डीके करता है, किस प्रकार से करंट घटता है, उसका व्यंजक क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उससे रिलेटेड टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है और किस प्रकार से करंट घटता है, इसका व्यंजक इसका क्या होता है, सब कुछ आज के लेक्चर में डिराइव करेंगे। और फिर इन दोनों को समराइज करने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो बस देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है करेंट डीके। करेंट डीके इन इंडक्टर कॉइल। इसको बेटा हिंदी में हम कहते हैं क्या, इंडक्टर कॉइल में करंट का घटना। इंडक्टर कॉइल में करंट का घटना, करंट का घटना, ठीक है। इंडक्टर कॉइल में करंट का घटना, करंट डीके इन इंडक्टर कॉइल, ठीक है। इसके लिए जो आपके लिए सर्किट है पहले सर्किट बना लेंगे, क्योंकि इसमें आपका ईएमएफ का कोई रोल नहीं है इसलिए इसकी स्विच हमेशा ओपन रहेगी, लेकिन जिसका रोल है उसकी स्विच हम लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये इंडक्टर है, ये आपका रेसिस्टेंस है और ये आपका स्विच S1 है, स्विच S2 है, ये ईएमएफ वाली बैटरी है और ये आपका L है, ये आपका R है और इसमें इसको ओपन करेंगे और S2 को क्या करेंगे, इसमें ला करके जोड़ देंगे। तो इससे संबंधित जो भी टर्म्स हैं यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि माना निम्न परिपथ अनुसार, यहाँ पे लिख देंगे निम्न परिपथानुसार, निम्न परिपथारेख अनुसार, ठीक है। निम्न परिपथा आरेख के अनुसार S1 स्विच को क्या रखेंगे, S1 स्विच को ऑफ रखेंगे, क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे और S2 स्विच को ऑन रखेंगे, क्या रखेंगे, ऑन रखेंगे, जिससे इंडक्टरियल जो भी बातें हैं सब सामने हैं आपके, जिससे इंडक्टरियल रेसिस्टेंस आर के थ्रू, रेसिस्टेंस आर के थ्रू माने के थ्रू डिस्चार्ज हो सके, क्या हो सके, डिस्चार्ज हो सके, ठीक है। इसमें निम्न परिपथारेख के अनुसार हमने क्या किया है, S1 स्विच को ऑफ रखेंगे और S2 स्विच को ऑन रखेंगे, जिससे इंडक्टरियल रेसिस्टेंस आर के थ्रू क्या हो सके, डिस्चार्ज हो गए। तो ये बताइए कि इस समय इसके अंदर जो करंट होगा ना, इस समय इसके अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा, फाइनल करंट होगा। फाइनल करंट यानी कि इंडक्टर आपका क्या है, फुल्ली चार्ज है। फुल्ली चार्ज होने का मतलब कि आपका ये जो इंडक्टर है वो क्या है, फुल्ली चार्ज है। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक अवस्था में इसमें फाइनल करंट आई नॉट ही फ्लो होगा, ठीक है। जो करंट के फुल, जो इंडक्टर के फुल चार्ज के कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा था वही करंट डिस्चार्ज के कंडीशन में शुरुआती दशा में फ्लो होगा।
ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके टर्मिनल्स जो है बेटा वो चेंज हो जाएंगे। करंट अब ऐसे इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और जो इसका इनिशियल करंट है वो क्या है, आई नॉट है, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज था। अब इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि S2 क्लोज करने से सर्किट पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग KVL, इसका चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग KVL इन एवब लूप। ठीक है, अप्लाइंग KVL इन एवब लूप। उपरोक्त लूप में हम क्या यूज करेंगे, KVL यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग KVL इन एबव लूप। इस लूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, KVL यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इक्वेशन का अगर हम देखें तो दोनों क्या है, दोनों जो है एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। रेसिस्टेंस भी, इंडक्टर भी, इसलिए दोनों का सिंबल क्या होगा, माइनस से होगा, यानी कि माइनस LdI/dt और फिर माइनस I नॉट R। ठीक है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो करंट है ना, ये फाइनल स्टेज से क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, घटना शुरू हो रहा है। यानी कि ये आई नॉट स्टार्टिंग में फ्लो होगा, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सिंपल करंट आई हो जाएगा। इसको हम सिंपल करंट ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आई नॉट तो स्टार्टिंग में रहेगा, बाद में ये क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ माइनस यल, ये तो आपका यल है। ठीक है, ये आपका यल है, माइनस LdI/dt माइनस IR इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हम देखें LdI/dt और फिर ये माइनस वो हो गया, इधर गया तो क्या हो गया, I/R। तो इस चीज को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, I/R इक्वल टू माइनस LdI/dt। तो I और I वाले टर्म को हम एक पास करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये DI इसमें या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, I/R/dt इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करें बहुत सिंपल रूल से तो माइनस LdI होगा। ठीक है, तो अगर हम चाहे इस I को इसके नीचे ले जाना, फिर इस L को यहाँ लाना, तो हम बहुत आसानी से ला सकते हैं। यहाँ से L को इधर लाएंगे तो माइनस I/RL/dt हो जाएगा, और यहाँ पे DI/I हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, DI/I इज इक्वल टू माइनस RL/dt हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण आपके सामने निकल कर आया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, करंट इंक्रीज हुआ, मतलब इनिशियल लेवल से, यानी कि आई नॉट से घटना स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल होगा फाइनल करंट, और फाइनल में आपका करंट इससे घटते हुए चली जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आर के थ्रू एनर्जी लगातार क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। और यहाँ पे जो टाइम है वो 0 से t तक ही क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, टाइम इसमें 0 से क्या हो रहा है, t तक ही क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ से तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम स्टेप्स को मिटाएं। इस फिगर को भी हमें मिटाना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को आगे डील कर पाएंगे। ठीक है, तो तो इस प्रकार से जो आपका इनिशियल, ये जो आपका कंडीशन है ना, ये ध्यान देना है, इसमें जितना वोल्टेज स्टोर हो रहा है नेगेटिव में उसको ले लेंगे, फिर इसमें जितना वोल्टेज इसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। फिर हमने कुछ भी नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आई के नीचे आई को शिफ्ट किया। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ भी हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसके बाद चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, कैसे यहाँ पे टाइम कांस्टेंट को डिराइव करेंगे, सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आप पढ़े हैं फार्मूला, क्या पढ़े हैं कि 1/x अगर dx हो तो इसका हमेशा वैल्यू log x होता है। अगर यहाँ पे 1/I/di हो तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, log I होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सीधे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, log I लिख देंगे। तो ये आपका log I हो गया, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपकी इनिशियल कंडीशन में आई नॉट थी, उसके बाद क्या हो गई, आई हो गई। ठीक है, अब फिर इज इक्वल टू क्या हो गया,
इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल। यहाँ पे डी टी है, जैसे आप पढ़े हैं डी एक्स का हमेशा एक्स होता है, उसी तरह से डी टी का हमेशा टी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स की पावर जीरो डी एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स पे जीरो प्लस होना पावर होना यानी कि एक्स ही आएगा। वैसे डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो माइनस आर अपॉन एल इज इक्वल टू इंटू टी हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टी है वो जीरो से टी टाइम तक वेरी कर रही है दोस्तों। और यहाँ भी आपकी पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, आई जीरो, ठीक है। फिर वही चीज माइनस आर बाई एल, फिर अभी इसमें पहले अपर लिमिट टी माइनस जीरो, तो यहाँ माइनस आर टी बाई एल, इसी चीज को हम लिखें तो टी इज इक्वल टू माइनस एल बाई आर लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि एल बाई आर किसको रिप्रेजेंट करता है, टाउ को। आप लिख सकते हैं वेयर एल बाई आर क्या कहलाता है, टाउ। जहां टाउ आपका क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो इसको भी इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो इसको भी इंग्लिश में लिखिए। तो वेयर माने जहां, टाउ इज टाइम कांस्टेंट, क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है आपका, टाइम कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, टी अपन टाउ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो log m माइनस एन का फार्मूला आप पढ़े हैं, log m माइनस log n का अगर आप फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, log m बाई n होता है। दोनों को नीचे क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, log i अपन आई नाट, क्या मिलेगा, log i अपन आई नाट। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ई तो मानते ही, हर लाख का बेस क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ पे हम अगर इसको हम इंडाइसिस मतलब घातांक के फॉर्म में अगर इसको लिखे तो ये पूरी की पूरी चीज उठ के इसके ई के पावर चली जाएगी, यानी कि टी अपन माइनस टाउ हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा चीज उठ के यहाँ चला जाएगा आई जीरो। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, कहीं आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन दे देता है और इसको कहता है कि घातांक के फॉर्म में लिखिए, तो बस कुछ नहीं करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं और इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 3 हो गया और ये चीज वहां चली जाती है, तो हो जाता है ये घातांक के फॉर्म में, ठीक है। तो वही बात थी, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे ई था, तो हमने इसी प्रकार से क्या कर दिया, इसको घातांक के फॉर्म में हमने अच्छे तरीके से लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो टी अपन माइनस टाउ हो गया। तो फिर यहाँ से अगर हम आई करेंट की बात कर लें, तो अगर हम यहाँ पे आई करंट की बात कर लें तो यहाँ पे आपका आई करंट क्या होगा, आई नॉट ई के पावर टी अपान माइनस टाउ हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, जो करंट डीके हो रही है उसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट डीके इन इंडक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ current decay in इंडक्टर कॉइल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखे, दिस इज इक्वेशन ऑफ, ठीक है, यही आपका इंडक्टर कॉइल में घट रही करंट का समीकरण है, इसे लिख दीजिए, यही इंडक्टर कॉइल में घट रही करंट का समीकरण है, करंट का समीकरण है, ठीक है। समीकरण को देख करके हमें मालूम चलता है, ठीक है, जिससे स्पष्ट होता है, आप इसे लिख लीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, जिससे स्पष्ट होता है, बाय विच इट इज क्लियर दैट, जिससे स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है कि इंडक्टर कॉइल में करंट, क्योंकि समीकरण में ई है ना, ई है, ई होने का मतलब कि करंट एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज होती है। करंट यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियली,
एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। ठीक है, जिससे स्पष्ट होता है कि इंडक्टर कॉइल में करंट एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज होती है। दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट इन इंडक्टर कॉइल। एक इंडक्टर कॉइल में घट रही करंट का समीकरण है। इसको देख करके स्पष्ट होता है कि करंट कैसे डिक्रीज हो रही है, करंट आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। तो यार इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ सकता है कि इंडक्टर में करंट किस प्रकार से डिक्रीज होता है, लीनियरली, नॉन लीनियरली, एक्सपोनेंशियली, नॉन एक्सपोनेंशियली। क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इंडक्टर में करंट जब राइज होता है, जब इंडक्टर में करंट ग्रोथ करता है तब भी, और जब इंडक्टर में करंट डीके करता है तब भी, दोनों ही कंडीशन में आपका जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली ही क्या करता है, एक्सपोनेंशियली ही करंट आपका डिक्रीज करता है और एक्सपोनेंशियली ही करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है दोस्तों। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। कुछ इसमें करना नहीं है, हमने जो समीकरण आपके सामने जो परिपथ आपके सामने बनाया था, उसमें बैटरी वाले स्विच को हमने ओपन कर दिया, क्योंकि हमें वहाँ बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने इंडक्टर को पहले ही चार्ज कर दिया है। ठीक है, तो बैटरी वाले स्विच को ओपन कर दिया, जो नीचे वाला स्विच है उसको ऑन कर दिया, ताकि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है उसके थ्रू करंट फ्लो हो सके। तो जब उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो इंडक्टर से भी एनर्जी लगातार डिस्ट्रॉय हो रही है, और रेसिस्टेंस के थ्रू तो एनर्जी डिसिपेट हो ही रही है। तो इससे मतलब क्या है कि दोनों ही एनर्जी के लेवल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जिससे ये स्पष्ट होता है अकॉर्डिंग टू केवीएल लॉ, अगर कोई भी एलिमेंट एनर्जी के लेवल को डिक्रीज करता है तो उसका सिंबल हमेशा माइनस में लेते हैं। तो हमने वहाँ पे केवीएल यूज कर लिया, और यहाँ पे आप सीधे अगर एक स्टेप और इसमें ये करना चाहते थे तो आप इतना भी कर सकते थे, -VL-VR=0, सिंपल। यानी कि इंडक्टर में जो वोल्टेज स्टोर है वो, और फिर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है रेसिस्टेंस के थ्रू, वो हमने सीधे फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं इसको, यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने केवल फार्मूला समझाने के लिए बता दिया था। तो यहाँ पे चाहें तो एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, माना, यहाँ पे लिख सकते हैं माना आई एम्पियर की करंट सर्किट में फ्लो हो रही है। माना आई एम्पियर की करंट सर्किट में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मानने के बाद आप फाइनली ये इक्वेशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक कंडीशन हम बताएंगे कि अगर ये टी जो है टाउ के बराबर हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, या हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, हाउ कैन यू डिफाइन द टाइम कांस्टेंट हियर। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया ना, यहाँ से देख लीजिए, फिर हमने क्या कर दिया, इसको उधर ट्रांसफर मार दिया, फिर ये आई आर हो गया, ये चीज उधर भेज दिया। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, dt का इसमें, 1 का इसमें, बस हमने i को i के साथ ले लिया, इस i को i के साथ ले लिया, l को r के साथ ले लिया, क्योंकि टाइम कांस्टेंट r बाई l बाई r ही होता है, इसलिए इनको एक साथ ले लिया, फिर r बाई l dt कर दिया। अब हमने देखा इसका इंटीग्रेशन, फाइनल कंडीशन में आई नॉट है तो आई नॉट से आई तक जा रहा, और यहाँ पे 0 से t तक टाइम आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से इस स्टेप को उठा करके, हम इस स्टेप को उठा करके यहाँ से लाया, यहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/i का log i फार्मूला होता है, आई नॉट से आई तक वेरी कर रही है चीजें, -r/l है, t 0 से t तक, क्योंकि dt का हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेशन t ही होता है, जिसको हमने t रख लिया। फिर यहाँ पे लागे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज किया, -r/l हो गया, और फिर यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम इस चीज को चाहे तो नीचे भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये फिर ऊपर आ जाएगा तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
तो अब एल बाई आर आ गया, क्योंकि हमें टाउ पुट कर रहे हैं इसीलिए हमने एल बाई आर किया। तो एल बाई आर इक्वल टू क्या है, टाउ है, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट हियर। तो फिर यहाँ पे लाइक एम बाई एन हो गया, हमने इसको एक्सपोनेंशियली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ये पूरी की पूरी चीज उठ के इसके सामने आ गई, ये पूरा का पूरा यहाँ चला गया और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आ गया। ठीक है, कोई इसमें अंतर नहीं, इसको उठा के वहां, उसको उठा करके यहाँ हमने कर दिया। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से जो हमारी स्टेटस चेंज हुई है वो यहाँ से अब यहाँ पहुंची है, आई इक्वल टू आई नॉट टी के पावर टी के पावर माइनस टाउ। ये आपका फाइनल करंट का इक्वेशन फाइंड हुआ है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है इंडक्टर कॉइल में करंट आपके एक्सपोनेंशियली क्या करती है, डीके करती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको केवल इसमें पहला यही स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो आगे आप स्वयं करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, ये टाइम कांस्टेंट को इस जब करंट डीके होती है तो उस कंडीशन में टाइम कांस्टेंट को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे हमने कल टाइम कांस्टेंट को अच्छे तरीके से बताया कि एल बाई आर को ही टाइम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमने एल का और आर का, जब इन दोनों का हमने मात्रक रखा था उसमें ना, तो हमने देखा था कि रिजल्ट आपका सेकंड में आया था। इसलिए एल बाई आर क्या है, एक टाइम है, और चूंकि इसकी एक निश्चित वैल्यू होती है इसीलिए हम इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो वहां जो मैंने डिफाइन किया था तो उसमें हमने बताया था कि करंट जब अपने फाइनल स्टेज का 63% जितने समय में पहुंचती है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर करंट फुल्ली जो है 100% आपका एक पर्टिकुलर टाइम में पहुंच रही है, तो उसका 63% जितने समय में पहुंचती है ना, फाइनल करंट का 63% करंट जितने समय में पहुंच जाती है वही समय क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन वो केस था आपका जब करंट इंडक्टर कॉइल में बढ़ रही थी। ठीक है, ये केस क्या है, ये केस है जब करंट इंडक्टर कॉइल में क्या हो रही है, घट रही है। तो उस कंडीशन में टाइम कांस्टेंट को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे हम आपको अच्छे तरीके से बताना चाहेंगे, और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, क्योंकि समझ में आएगा तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आप ये सोचे कि नहीं हम रटते हुए लिख लेंगे या रट लेंगे, बिल्कुल असंभव है। ये सारी चीज़ों को आपको हर हाल में, हर कंडीशन में आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन की ओर। ठीक है, देखिए हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, डिफिनीशन ऑफ टाइम कांस्टेंट व्हेन करंट डीके इन इंडक्टर सर्किट। ठीक है, हमारा अब जो टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड होगा, और वो टॉपिक क्या है, डिफिनीशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट व्हेन करंट डीके, व्हेन करंट डीके in डिफिनीशन ऑफ टाइम कांस्टेंट व्हेन करंट डीके इन इंडक्टर कॉइल। ठीक है, इसको हिंदी में हम लिखेंगे, जब जब इंडक्टर कॉइल में, जब इंडक्टर कॉइल में करंट घट रही हो, करंट घट रही हो, तो उस समय, जब इंडक्टर कॉइल में करंट घट रही हो तो उस समय समय स्थिरांक का परिभाषा, समय स्थिरांक का परिभाषा, जब इंडक्टर कॉइल में करंट क्या हो रही हो, जब इंडक्टर कॉइल में करंट घट रही हो तो उस समय समय स्थिरांक का परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है,
at the condition of in the condition of in the condition of current decay in inductor coil, expression of current करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है जब इंडक्टर कॉइल में करंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो होता है I इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, टी को माइनस को ऊपर रखे चाहे नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लिखेंगे वेयर, सारी बातों को जरूर लिखेंगे। आई नॉट आपका क्या है, फाइनल करंट, यहाँ पे फाइनल नहीं, यहाँ पे इनिशियल करंट होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आई नॉट क्या होगा, इनिशियल करंट। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, इनिशियल करंट, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका प्रारंभिक धारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ था, यहाँ तक चार्ज हुआ था, डिस्चार्ज भी तो यहीं से होना शुरू होगा। ये क्या है, आपका प्रारंभिक धारा है। और यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे ये है आपका, ये इंस्टैंटेनियस करंट है, किसी भी क्षण, किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर लिया गया करंट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंस्टैंटेनियस करंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक धारा, किसी भी क्षण लिया गया धारा था। ठीक है, तात्क्षणिक धारा। अगर इसमें हम कंडीशन अप्लाई करें तो मान लिया यहाँ पे लिखे हैं वेन अगर t इज इक्वल टू टाउ हो जाता है तो आपका I इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी अपॉन टी, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, आई नॉट ई के पावर माइनस वन। ई के पावर माइनस वन का मतलब क्या है, आई नॉट वन अपॉन ई, और वन अपॉन ई का हम वैल्यू जानते हैं 0.337 होता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे आई नॉट 0.37, यानी कि 0.37 आई नॉट। ठीक है, यानी कि आपका जो करंट है, जितने समय में इनिशियल करंट का, ध्यान देना, वहां फाइनल करंट था, यहाँ पे इनिशियल करंट का 37% हो जाता है। ठीक है, जितने समय, मान लीजिए लगातार डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए कि 95% तक चार्ज था, फुल्ली चार्ज 95% तक चार्ज था, और डिक्रीज होते होते जितने समय में 37% हो जाएगा, वही समय क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, देखिए। ठीक है, इसी बात को अगर यहाँ पे हमें टाइम कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, हम आपके सामने लिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, समय स्थिरांक यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम कांस्टेंट, क्या, टाइम कांस्टेंट वह समय अंतराल होता है, वह समयांतराल होता है, वह समयांतराल होता है जिसमें करंट अपने इनिशियल करंट का, जिसमें करंट अपने प्रारंभिक मान का घटकर 37% हो जाता है। क्या हो जाता है, 37% हो जाता है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वह समय अंतराल होता है जिसमें करंट अपने प्रारंभिक मान से, मान से घटकर, प्रारंभिक मान से घटकर क्या हो जाता है, 37% हो जाता है। ठीक है, किस कंडीशन में, जब करंट डीके होती है इंडक्टर कॉइल में, उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया। अब हम फिर आपको एक बार और बता दें कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट टाउ को, एल बाई आर को टाइम कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं। तो यहाँ इसके प्रीवियस लेक्चर्स में तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ भी हम एक बार और आपको बता देते हैं कि क्यों जो है इसको टाइम कांस्टेंट हम डिटरमाइन किए हैं, एल बाई आर या सी इंटू आर।
ठीक है, ये सब टाइम कांस्टेंट है। सी इंटू आर आपका से कैपेसिटिव सर्किट के केस में होता है, लेकिन चूंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया इसलिए उसमें हमने डिटेल नहीं गया, ठीक है। जबकि पहले आपके उसमें भी आपका था कैपेसिटर डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की कंडीशन को फाइंड करना था, लेकिन अब उस चीज को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो यहाँ से L को हम अगर डिफाइन करें तो हम जानते हैं V इक्वल टू एल डी आई बटे डी टी होता है। तो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, V अपान डी आई बटे डी टी, इसको ऊपर लाइए V इंटू डी टी अपान डी आई। अब यहाँ से इसका मात्रा लिखेंगे वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर, ठीक है। यही इसका मात्रक हो जाएगा इसका L का। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर, ठीक है। आई टू रेसिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आई, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट अपान एम्पियर। तो ध्यान से देखिए, एम्पियर से एम्पियर कटा, वोल्ट से वोल्ट कटा, क्या मिला, सेकेंड मिला। तो आपका एल बाई आर दोनों का हम जब रेशियो लेते हैं, अरे भाई आर इक्वल टू वी अपान आई होता है, वी का मात्रक ऊपर वोल्ट है नीचे एम्पियर, तो यही चीज उठा के हमने बगल में रख दिया, रिजल्ट आया सेकेंड। इसका मतलब ये जो टाउ है, जो एल बाई आर है, वो किसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकेंड में रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि एल बाई आर भी एक समय ही है, इसलिए इसको समय स्थिरांक कहते हैं। इसका परिभाषा अगर हम देखेंगे इस कंडीशन में, डीके के कंडीशन में, तो प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल कंडीशन में जो करंट की वैल्यू है उससे घट करके 37% जितने समय में हो जाता है, उसी समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं दोस्तों। अब इसी के साथ हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ अगर डीके की कंडीशन में देखें तो कैसे बनेगा, ठीक है। वही चीज है, ग्राफ भी आपका करंट और टाइम के बीच में ही खींचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ फॉर करंट डीके, ग्राफ फॉर करंट डीके इन इंडक्टर कॉइल, ठीक है। ग्राफ फॉर करंट डीके इन इंडक्टर कॉइल, इसी को हम हिंदी में अगर लिखें तो लिखेंगे इंडक्टर कॉइल में करंट के घटने के लिए ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्या लिखेंगे, यह ग्राफ किसके किसके बीच खींचा जाता है, यह ग्राफ सदैव करंट और समय के बीच खींचा जाता है, ध्यान देना है इस बात का। यानी कि ये आपके करंट है, ये आपका टाइम टी है, टी तक तो वेरी कर रहा है, हम फाइनल करंट इनिशियल करंट आई जीरो है, यहीं से करंट क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली घटना शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं डायरेक्ट ऐसे ना घटा लेना, ऐसे हो जाएगा तो लीनियरली घटना होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। करंट क्या होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो मान लीजिए घटते 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 ये आपका कोई भी 95 98 100 जो भी परसेंटेज करंट रहा हो, घटते 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 जब ये 37% पे आएगा, कितने परसेंट पे, ये 0.37 आई नॉट, या इसको लिख सकते हैं 37%। जितने समय में ये पूरे करंट का 37% जितने समय में होगा, वही जो टाइम टी होगा ना, वही टाइम इस कांस्टेंट टाउ कहलाएगा। इस समय जो टी होगा ना, इस समय जो टी होगा, ये जो भी टी की वैल्यू होगी 0 1 2 3, जो भी टी की वैल्यू ये होगी वही क्या कहलाएगी, टाउ कहलाएगी, क्योंकि इस समय करंट आपका फाइनल से घट करके कितना हो गया है, 37% हो गया है, ठीक है। यानी कि इस समय को ध्यान दीजिएगा, इस समय को
जब करंट इस समय को जब करंट घटकर इस समय को जब करंट घटकर 37% हो जाता है टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इस बात को हमने ऊपर भी लिख दिया है, यहाँ पे कर्व में भी हमने इसको क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी टोटल घटना किससे रिलेटेड, करंट की डीके से रिलेटेड। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम एक जगह पे लिख दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे संबंधित जो भी बातें हैं उनको हम एक जगह पे लिख देते हैं कि करंट अगर राइज कर रहा है तो उस समय क्या क्या बातें हैं जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है आपको जानना समझना, और जब करंट डीके हो रहा है तो उस समय क्या क्या इंपॉर्टेंट है जानना समझना, उनको एक जगह पे लिख करके फिर एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके इस चैप्टर को हम फुल्ली एंड फाइनली हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो फिर अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम होगा सेल्स एंड बैटरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस उसको भी हम पूरा फुल्ली एंड फाइनली फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है करंट के बढ़ने से रिलेटेड और करंट के घटने से रिलेटेड उनको एक जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, when current rise in inductor coil, ठीक है, when current decay in इंडक्टर कॉइल। ठीक है, तो हम अब इसमें जो भी टर्म्स हैं जो भी कंडीशंस हैं उनको हम पहले लिख देते हैं। जब यहाँ पे लिखेंगे जब करंट इंडक्टर कॉइल में बढ़ता है, इंडक्टर कॉइल में बढ़ता है। ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या है, जब करंट इंडक्टर कॉइल में घटता है। ठीक है, तो इसमें जो समीकरण बनता है वो होता है I = I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपान टाउ होता है वेयर जहां आपका टाउ L/R होता है और टाउ क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, इसमें आपका वो समय टाउ कहलाता है जिस समय पर करंट आपका फाइनल करंट का 63% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो जब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं यानी कि जब t = टाउ हुआ करता था तो I क्या होता था, I नॉट 1 माइनस 1/e, तो I नॉट यहाँ पे 1 माइनस इसका 1/e का मान 0.37, तो क्या है 0.63 I नॉट हुआ करता था। यानी कि आपका ये जो समय है, ठीक है, जिसमें आपका करंट फाइनल करंट का 63% होता था, यानी कि जो आपकी टाउ थी वह क्या थी, वह समय था, वह समय, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वह समय जब करंट अपने फाइनल या स्टेडी स्टेट, ठीक है, फाइनल करंट का 63% हो जाता है, ये वो समय होता है। इसमें जो करंट राइज करती है, इसमें करंट क्या होती है,
करंट राइज, इसमें करंट राइज यानी करंट का बढ़ना, करंट राइज एक्सपोनेंशियली, हमेशा ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे राइज करती है, इसमें जो करंट जो राइज करती है वो कैसे राइज करती है, एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज भी एक्सपोनेंशियली ही करती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में अगर हम ग्राफ की बात करना तो इसका ग्राफ क्या था, ऐसे था। तो ये आपकी करंट हो गई, फाइनल करंट थे, हो गया टाइम टी। तो जितने समय में ये आपका 63% पहुंच गया था, वही समय टी क्या कहलाया था, टाउ कहलाया था। तो ये इसका ग्राफ हो गया, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टर्म है तो क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने इसमें इक्वेशन लिखा था, उसमें इसमें भी वही इक्वेशन लिखेंगे, माइनस टी अपान टाउ। इसके भी उसी कंडीशन की बात करेंगे जब t इक्वल टू टाउ हो, यानी कि i इक्वल टू आई जीरो ई के पावर माइनस वन, आई जीरो वन अपान ई का फिक्स वैल्यू है क्या, 0.37। तो यानी कि जो आपकी करंट है, यानी कि यहाँ पे जो आपका टाउ है वह समय है, वह समय जब करंट करंट अपने प्रारंभिक मान का, ध्यान देना है, अपने प्रारंभिक मान का क्या हो जाता है, 37% हो जाता है। यहाँ ध्यान देना है, कितने कौन से मान का, प्रारंभिक मान का। ठीक है, कितना हो जाता है, 37%। और यहाँ अपने फाइनल करंट का, यानी कि अंतिम मान का कितना हो जाता है, 63%। ठीक है, प्रारंभिक मान का क्या हो जाता है, ये 37%। ठीक है, ध्यान देना है, इसमें भी आप ध्यान देने का। ठीक है, इन दिस सर्किट इस सर्किट में, इन दिस सर्किट करंट डिक्रीज या करंट डीके, करंट घटता है बट एक्सपोनेंशियली, ये भी ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ एक लाख का। ठीक है, इन दिस सर्किट करंट डीके एक्सपोनेंशियल, इसमें भी करंट आपकी क्या होती है, एक्सपोनेंशियली ही डिक्रीज करती है। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, इक्वेशन हो गया, और ये आपका t इक्वल टू, फिर अगर इसके भी हम ग्राफ की बात करें, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, चाहे ना लिखें। अगर इसके भी हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ जो करंट है, फाइनल करंट आई नॉट, ये आपका टाइम t हो गया। तो अगर हम करंट यहाँ पे क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए इसमें आपका जो करंट है 0.30 आई जीरो तक पहुंच गया, तो यहाँ पे जो आपका t होगा ना दोस्त, वही आपका क्या कहलाएगा, टाउ कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोनों को कंपैरेटिवली हमने हैंडल किया, दोनों के क्वेश्चन को आपके सामने हमने क्या किया, प्रेजेंट किया। अब एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, तब बात को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आपको I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करना है। इन किस कंडीशन में फाइंड करना है, when स्विच इज क्लोज, जब स्टार्टिंग में स्विच क्लोज किया जा रहा है तब, अगर आफ्टर स्टेडी स्टेट, जब करंट अपने फाइनल कंडीशन में पहुंच रही है, तब दोनों कंडीशन में I1 और I2 की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ हम कंडीशन फर्स्ट में देख लेंगे। पहले कंडीशन फर्स्ट में जो दिया हुआ है, कंडीशन फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, करंट स्विच, जब हम इनिशियली बात करते हैं ना, तो इंडक्टर करंट के चेंज का अपोज करता है, यानी कि इसमें करंट स्टार्टिंग में फ्लो नहीं होता है, तो यानी कि जब ओपन सर्किट बिहेव करता है तो I2 तो आपकी झट से 0 हो गई, उसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट की मान व्यवहार करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बिकाज इंडक्टर इज ओपन। ठीक है, इसलिए I2 हो गई 0, यहाँ I1 की जब ये ओपन हो गई, इंडक्टर ओपन हो गया, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी। अब जो भी सर्किट बनेगी इसी में बनेगी, तो करंट क्या होगा, 10 वोल्ट सप्लाई है, तो यहाँ पे I1 क्या होगा 10, यहाँ पे 3 2 5, यानी कि 5 दूना 10, 2 एम्पियर करंट आपकी I1 हो गई। अब कंडीशन 2 की बात करेंगे, कंडीशन 2 में हम देख लेते हैं कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। कंडीशन सेकंड में हम क्या बोलेंगे, ठीक है, व्हेन आप जानते हैं व्हेन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो आपका जो इंडक्टर होता है वो वर्क करता है कैसे, एज ए शॉर्ट सर्किट की भांति।
तो आपकी जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगी, ऐसे शार्ट हो जाएगी। जब शार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से हम I1 और I2 की वैल्यू रेसिस्टेंस के नियम से निकाल सकते हैं। कैसे, इधर से जब हम चलेंगे 3 और 6 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अगर इसका हम नाम रखते हैं A और B, तो यहाँ पे RAB की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 3 गुणे 6 अपन 6 3 9 प्लस 2 आपके सीरीज में होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9, 3 9 6, यानी कि 2 2 4 ओम आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल रेसिस्टेंस हो गया 4 ओम। यानी कि अगर टोटल सप्लाई करंट की अगर मान लीजिए I है, तो अगर हम I की बात करें तो V/R होगा, यानी कि 10/4 होगा। ठीक है, 10/4 होगा। तो ये हो गया आपका 2 बचे 10 और 2 दूना 4, यानी कि टोटल करंट क्या हो गई 5/2 एम्पियर हो गई। अब इसको करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा करके आप I1 और I2 की वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि इस तरह का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने दे दिएगा तो इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन के अंतर्गत ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। इनिशियल में ओपन कर दीजिएगा, फाइनल में स्टार्ट कर दीजिएगा, बात यहीं पर खत्म। इस प्रकार से लेक्चर ये चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बैटरी एंड सेल्स। धन्यवाद।